प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आर्थिक महत्व के कीट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सामाजिक कीट जिसको मधुमक्खी या हनी बी के हम नाम से जानते हैं, उसके बारे में, उसके जीवन चक्र के बारे में आवश्यक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मधुमक्खी के क्लासिफिकेशन की, उसके वर्गीकरण की। देखिए, मधुमक्खी का जो संघ है वो ऑर्थ्रोपोडा है और ये वर्ग इंसेक्टा वर्ग की प्राणी है। इसका गण हाइमेनोप्टेरा, वंश एपीस और जाति जो है इंडिका है। अतः इस क्लासिफिकेशन से ये क्लियर आपकी समझ में आ रहा होगा कि मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एपीस इंडिका। और अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में या कंपटीशंस में मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? एपीस इंडिका। देखिए, मधुमक्खी जो है एक बहुत बड़ी सामाजिक प्राणी है। इसके बारे में जब आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे तो एक सामाजिक प्राणी के समान ही मधुमक्खी जीवन व्यतीत करती है। सामाजिक प्राणी या सोशल पीपल का मतलब क्या है? देखिए, सामाजिक प्राणी का मतलब यह है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपने देखा होगा कि मनुष्य की जो जाति है उसमें सभी के काम बटे हुए हैं, सब अपने अपने कामों को निपटाते हैं और एक पूरा परिवार चलाते हैं। उसी प्रकार से मधुमक्खी के लाइफ साइकिल को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मधुमक्खी में भी अलग अलग प्रकार की जो जीव हैं अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं और एक परिवार को चलाते हैं। तो इसलिए मधुमक्खी में सामाजिकता देखी जाती है और ये एक समाज बनाकर रहती है। इसके समाज में रानी मक्खी, श्रमिक और ड्रोन, तीन प्रकार की जीव पाए जाते हैं या तीन प्रकार के मधुमक्खियां होती हैं। एक मधुमक्खी रानी मक्खी है, एक श्रमिक मक्खी है और एक को हम ड्रोन के नाम से जानते हैं। एक समाज में, एक समाज, अगर मधुमक्खी का समाज कहें तो क्या है? मधुमक्खी का समाज मतलब छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। तो एक मधुमक्खी के छत्ते में लगभग 50,000 से 80,000 तक जंतु पाए जाते हैं। आपकी बात समझ में आ रही है? एक मधुमक्खी का परिवार क्या है? एक छत्ता मधुमक्खी का परिवार है, तो उस परिवार में लगभग 50,000 से 80,000 तक जंतु पाए जाते हैं। इनके द्वारा जो शहद निर्मित किया जाता है वो एक बेहतरीन पोषक पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है और साथ ही साथ वह औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि प्रारंभिक काल से ही जीव जो है शहद को, मधुमक्खी के शहद को खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करता आ रहा है। इसके अलावा मधुमक्खी के छत्ते में एक और महत्वपूर्ण चीज मिलती है जिसको हम कहते हैं मोम, और मोम का इस्तेमाल भी मनुष्य अपने जीवन में करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, शहद और मोम, जो हमें मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होती हैं। इसकी अनेक जातियां हैं, इसके अनेक स्पीसीज हैं। एक नज़र डाल लेते हैं, जैसे एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा और एपिस मेलिफेरा। तो ये इसकी कुछ विशेष प्रजातियां हैं जो देखने में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे मधुमक्खी के प्रकार की। देखिए, मधुमक्खी, जैसा मैंने आपसे कहा कि मधुमक्खी में तीन प्रकार के जीव पाए जाते हैं, रानी मक्खी, श्रमिक और ड्रोन। तो एक एक करके महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रानी मक्खी की। किसी भी छत्ते में जो रानी मक्खी है वो संख्या में एक होती है और सभी मधुमक्खियों में पूरे छत्ते में सबसे बड़ी वही होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रानी मक्खी कहते हैं। अगर आप इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। इसमें मुखांग और डंक छोटे होते हैं और लार ग्रंथि नहीं पाई जाती। इसमें मुखांग जो होते हैं, माउथ पार्ट्स, और जो इसका डंक होता है वो छोटा होता है। साथ ही साथ इसमें लार ग्रंथियों का अभाव होता है। ये जो रानी मक्खी हैं ये ना तो मोम बनाती हैं और ना ही शहद बनाती हैं, और इनके पोषण जो है एक विशेष प्रकार के मधु से होता है जिसको हम राजमधु, या अंग्रेजी में हम कहें तो रॉयल हनी कहते हैं। राजमधु के द्वारा इनका पोषण होता है। अब यहां प्रश्न उठता है कि ये रॉयल हनी या राजमधु क्या है? देखिए, मोटे मोटे शब्दों में आप समझिए, जो सबसे उच्च क्वालिटी का शहद होता है, सबसे उत्कृष्ट
क्वालिटी का जो शहद होता है उसको हम राजमधु या रॉयल हनी के नाम से जानते हैं। तो जब मधुमक्खी के छत्ते में सभी मधुमक्खियां पोषण प्राप्त करती हैं तो ये रानी मक्खी जो है इसको सबसे बेहतरीन क्वालिटी का राजमधु पोषण के लिए दिया जाता है। एक रानी मक्खी का जो मुख्य कार्य है वो प्रजनन करना है, रिप्रोडक्शन करना है। जैसा मैंने आपसे कहा कि रानी मक्खी मोम नहीं बनाती, रानी मक्खी शहद एकत्र नहीं करती, तो इसका काम क्या है, ये काम क्या करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। इसका काम केवल जनन करना है, रिप्रोडक्शन करना है। ये एक दिन में लगभग 2000 तक अंडे देने की क्षमता रखती है और इस प्रकार से अपने पूरे जीवन काल में लगभग ये 15 लाख अंडे दे सकती है। तो ये रानी मक्खी के बारे में महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई। अब इसी में जो दूसरा जंतु है मधुमक्खियों में, उसको हम कहते हैं नर मक्षिकाएं, या अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ड्रोन। अब देखिए ड्रोन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक छत्ते में लगभग 200 ड्रोन पाए जाते हैं। किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में लगभग 200 ड्रोन होते हैं और इनका जो साइज है रानी मक्खी की तुलना में छोटा होता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो भी आपकी समझ में आ रहा है कि इनका साइज जो है रानी मक्खी की तुलना में क्या है, छोटा होता है और ये लगभग 15 से 16 मिलीमीटर लंबे होते हैं। इनमें मोम ग्रंथि, परागाशय और डंक का अभाव होता है। इसका मतलब ये भी मोम नहीं बनाते, ये भी पराग कण या पराग या शहद को एकत्र नहीं करते और इनमें डंक का भी अभाव होता है। मैंडिबल्स छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं और नेत्र बड़े होते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसका नेत्र देखिए और रानी मक्खी का नेत्र देखिए, इनके नेत्र क्या है, काफी बड़े हैं। तो इनके मैंडिबल्स जो हैं, जो मुखांग हैं, वो छोटे हैं, नुकीले हैं और नेत्र जो है काफी बड़े होते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है कि इनकी जो उत्पत्ति होती है, जो ड्रोन की ओरिजिन होता है, वो अनिषेचित अंडों से होता है। किसी रानी मक्खी द्वारा दिए गए जो अंडे हैं, जब वो फर्टिलाइज नहीं होते, निषेचित नहीं होते, ऐसे अंडों से इन ड्रोन की उत्पत्ति होती है। और आप जानते हैं अगर किसी जीव की उत्पत्ति बिना निषेचन के हो तो उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन के द्वारा इन ड्रोन्स की उत्पत्ति होती है। अतः आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रोन हैं हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, क्योंकि ये केवल अंडों से बने हैं, अंडे का शुक्राणु से निषेचन नहीं हुआ, केवल अनिषेचित अंडे से ड्रोन बनता है, इसलिए हमेशा ये क्या होता है, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। इनका कार्य क्या है, देखिए इनका कार्य है केवल रानी मक्खी के साथ मैथुन करना। केवल कॉपुलेशन की क्रिया में, केवल रिप्रोडक्शन की क्रिया में ये ड्रोन पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, ये ना तो मोम बनाते हैं और ना ही हनी को, मधु को एकत्र करने का काम करते हैं। इनका केवल एक काम है, रानी मक्खी के साथ मैथुन क्रिया में प्रतिभाग करना। और अब हम बात करते हैं अंतिम जीव की मधुमक्खियों में, जिसको हम कहते हैं श्रमिक मक्षिकाएं। श्रमिक नाम से आपको समझ में आ रहा है, काम करने वाले। देखिए श्रमिक मक्षिकाएं जो हैं ये वास्तव में क्या हैं, ये मादाएं हैं। ये क्या है, मादाएं हैं। इनका शरीर जो है भूरे काले रंग का होता है और पूरा शरीर जो है रोमों से ढका होता है। आप डायग्राम में भी अगर देखें तो इनके शरीर में आपको हल्के हल्के रोम दिखाई देंगे। शरीर अन्य की तुलना में सबसे छोटा, रानी मक्खी की बात करें, ड्रोन की बात करें, उनसे भी छोटा शरीर अगर किसी का है तो वो किसका होता है, श्रमिक मक्षिकाओं का होता है। और इनका काम होता है मधु को एकत्र करना, शहद को एकत्र करना और मोम बनाना, क्योंकि इनमें मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये जो श्रमिक होते हैं, तीसरी कैटेगरी जो वर्कर की है, इनका काम है क्या, मधु को एकत्र करना और मोम बनाना। साथ ही साथ मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि अंडों को छत्ते में सही जगह पे सेट करना, अंडों से निकले लार्वास को पोषण देना, ये सब काम भी इन्हीं श्रमिक मक्खियों के जिम्मे होता है। ये सारा काम, छत्ते का सारा काम जो करती हैं वो श्रमिक मक्षिकाएं करती हैं, क्योंकि रानी मक्खी का काम केवल जनन करना है, ड्रोन का काम केवल मैथुन करना है, और श्रमिक मक्खियों का जो काम है, श्रमिक जो आपकी मधुमक्खियां हैं, इनका काम है शहद इकट्ठा करना, मोम बनाना और साथ ही साथ लार्वास को पालना, उनको पोषण देना। तो ये अंतिम कैटेगरी कहलाती है आपकी श्रमिक मक्षिकाएं। अब हम बात करते हैं जीवन चक्र की, और जीवन चक्र में सबसे पहली स्टेज हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं मैथुनी उड़ान।
मैथुनी उड़ान क्या है समझिए। देखिए, जब गर्मी का मौसम आरंभ होता है तो सवेरे के समय कुंवारी रानी मक्खी छत्ते के बाहर निकलती है और उसके पीछे बहुत सारे नर, नर का मतलब ड्रोन, उसके पीछे बहुत सारे जो ड्रोन मधुमक्खियां हैं उसके पीछे पीछे उड़ान भरते हैं। अब यहां मैंने कुंवारी रानी मक्खी कहा है, देखिए इसका मतलब यहां यह है क्योंकि सामान्यतः जो रानी मक्खी होती है वो एक ही बार मैथुन करती है अपने जीवन काल में। सामान्यतः रानी मक्खी एक ही बार मैथुन करती है। बहुत कम रानी मक्खी ऐसी हैं जो एक से अधिक बार मैथुन करती हैं, इसलिए सामान्यतः रानी मक्खी जो है एक ही बार मैथुन करती है, इसलिए यहां पे हमने कुंवारी रानी मक्खी लिखा है। रानी मक्खी उड़ी और उसके पीछे बहुत सारे नर जो है, ड्रोन जो है वो उड़ते हैं। मादा की ये विशेषता है कि मादा काफी ऊंचाई तक उड़ती है और जो भी ड्रोन नर आखिर तक उस रानी मक्खी के साथ उड़ते हैं वे हवा में ही रानी मक्खी के साथ कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं। और मैथुन में मैंने आपको बता दिया कि वे क्रिया जिसमें नर अपने शुक्राणु मादा के शरीर में छोड़े, उस क्रिया को हम मैथुन कहते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि हवा में ही ये रानी मक्खी पे ये ड्रोन जो है अपने शुक्राणु ट्रांसफर कर रहा है, जिस क्रिया को हमने क्या कहा, मैथुन क्रिया कहा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि जैसे ही ये नर ड्रोन मैथुन क्रिया संपन्न करता है उसके कुछ ही देर के बाद ये ड्रोन जो मैथुन क्रिया कर रहा है इसकी मौत हो जाती है, ये मर जाता है। अब यहां प्रश्न उठता है कि ये मरा क्यों। देखिए होता क्या है, मधुमक्खी में जब कॉपुलेशन की क्रिया होती है तो नर के जनन अंग मादा के शरीर में ही छूट जाते हैं। ये बहुत तेजी से होने वाली क्रिया है जिस कारण से नर के जो जनन अंग हैं वो मादा के शरीर में ही छूट जाते हैं और जिस कारण से नर ड्रोन जो कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करता है उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रानी मक्खी छत्ते पे लौट जाती है और फिर उसके बाद वो बाहर नहीं निकलती। नारी मक्खी ने ड्रोन से शुक्राणु को प्राप्त कर लिया है और अब वो अपने छत्ते में जाकर वापस नहीं निकलती। इसके अलावा जितने आपके ड्रोन हैं जो कॉपुलेशन में प्रतिभाग नहीं कर पाए वे भी वापस अपने छत्ते में आ जाते हैं। यहां जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि रानी मक्खी सामान्यतः अपने जीवन काल में एक ही बार मैथुन क्रिया में प्रतिभाग करती है। अब हम बात करते हैं मैथुनी उड़ान के बाद अगले चरण की, जिसको हम निषेचन के नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए मैथुनी उड़ान के समय नर ड्रोन द्वारा मादा की शुक्रग्राहिकाओं में स्पर्मेथिका में डाले गए स्पर्मेटोफोर्स से शुक्राणु निकलकर अंडों को निषेचित करते हैं। अब यहां एक वर्ड आ रहा है स्पर्मेटोफोर। देखिए स्पर्मेटोफोर का मतलब क्या है, शुक्राणुओं का एक थैला। जो ड्रोन होता है जब वो शुक्राणु बनाता है तो वो एक थैले में उनको बंद कर देता है, उस थैले रूपी संरचना को हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं। तो जब मैथुन क्रिया होती है तो नर के शरीर से ये स्पर्मेटोफोर शुक्राणुओं का जो समूह है एक थैले में, वो थैला जो है फीमेल की शुक्रग्राहिकाओं में ट्रांसफर हो जाता है और अब उस स्पर्मेटोफोर से शुक्राणु निकलकर मादा जो रानी मक्खी है उसके अंडों को क्या करता है, निषेचित करता है। कुछ अंडे अब भी ऐसे रह जाते हैं जो निषेचित नहीं होते। मैंने आपसे कहा शुक्राणु निकल के रानी मक्खी के अंडों को फर्टिलाइज करेगा, लेकिन फिर भी कुछ अंडे ऐसे रह जाएंगे जो फर्टिलाइज नहीं होते और ऐसे अंडे ही अनिषेक जनन के द्वारा नर ड्रोन का निर्माण करते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा। अब देखिए यहां इस चार्ट के माध्यम से मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। देखिए ये रानी मक्खी है और इस रानी मक्खी से दो प्रकार के अंडे इसने दिए, जैसा आप आगे पढ़ेंगे। एक तो वो अंडा होगा जो निषेचित हो चुका होगा और एक अंडा वो होगा जो निषेचित नहीं हुआ होगा शुक्राणुओं से। तो स्वाभाविक सी बात है, जो अंडा निषेचित हो गया उसमें रानी मक्खी का अंडा और नर का शुक्राणु दो युग्मक मिलकर के निषेचित अंडा बना, तो कैसा होगा, वो द्विगुणित होगा। और जो अंडा निषेचित ही नहीं हुआ उसमें शुक्राणु गए नहीं, तो केवल उसमें अंड है, अंड से ही क्या बना, भ्रूण बना, तो वो अंड हमेशा क्या होगा, अगुणित होगा। आप जानते हैं युग्मक हमेशा क्या होते हैं, अगुणित। यहां पे निषेचित अंड जो है दो युग्मकों के मिलने से बना है, एक मादा और एक नर के युग्मक के मिलने से, इसलिए द्विगुणित हो गया। लेकिन ये अंडा तो निषेचित है ही नहीं, अनिषेचित है, तो इसमें युग्मक कैसे होंगे, अगुणित होंगे। ये जो अगुणित अंडा है जो निषेचित नहीं हुआ है ये बनाता है नर भ्रूण और जो बाद में क्या विकसित करता है, ड्रोन। ठीक है, लेकिन जो निषेचित अंडे हैं उन निषेचित अंडों से विकसित होता है क्या, मादा भ्रूण।
क्या विकसित होता है? मादा भ्रूण। और अब ये मादा भ्रूण दो रूपों में परिवर्तित हो जाएगा, या तो इस मादा भ्रूण से श्रमिक मक्षिकाएं बनेंगी या इस मादा भ्रूण से रानी मक्खी बनेगी। अब इस मादा भ्रूण से श्रमिक बनता है या रानी मक्खी बनती है, इस बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि निषेचित अंडा होगा तो उससे मादा भ्रूण बनेगा और मादा भ्रूण श्रमिक या रानी मक्खी बनाएगा, और जो अंडा निषेचित नहीं होगा उससे नर भ्रूण बनेगा जो कि ड्रोन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अंडरोपण की, एग लेइंग की। देखिए, रानी मक्खी मैथुन क्रिया के 3-4 दिन के बाद अंडे देना शुरू कर देती है, और जब ये रानी मक्खी अंडे देती है तो जो श्रमिक मक्षिकाएं हैं वो उन अंडों को उठा करके छत्ते के कोष्ठों में रखती हैं। आपने छत्ता देखा है, आपने देखा होगा कि छत्ते में बहुत सारे कक्ष बने होते हैं, बहुत सारे कोष्ठ बने होते हैं, और हर कोष्ठ में एक अंडा रहता है। तो रानी मक्खी ने 3-4 दिन के बाद अंडे दिए, श्रमिक ने क्या किया, उन अंडों को उठाया और छत्ते के अलग अलग कोष्ठों में क्या किया, सेट किया। और यह ध्यान रखिए कि एक कोष्ठ में एक ही अंडा रखा जाएगा। अब जैसा आप ये जानते हैं कि रानी मक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, मैंने अभी आपको बताया, एक निषेचित अंडा होगा और एक अनिषेचित अंडा होगा। और ये भी मैंने आपसे कहा कि निषेचित अंडे से रानी मक्खी और श्रमिक विकसित होंगे और अनिषेचित अंडे से ड्रोन बनेंगे। प्रत्येक प्रकार की मक्खी के लिए छत्ते में अलग अलग कोष्ठ होते हैं। अब आप देख लीजिए, जो छत्ता है उसमें बहुत सारे कोष्ठ हैं, बहुत सारे कमरे हैं, और श्रमिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अलग अलग कोष्ठ जो हैं उनकी कैटेगरी फिक्स है कि इन कोष्ठों में रानी मक्खी रहेगी, इन कोष्ठों में श्रमिक रहेंगे और इन कोष्ठों में ड्रोन रहेंगे। तो ये जो श्रमिक मक्खी है इसका काम है कि उन अंडों को इसी हिसाब से अलग अलग कोष्ठों में क्या कर दे, सेट कर दे, रख दे। श्रमिक क्या करता है, छत्ते के प्रत्येक कोष्ठ और शाही कोष्ठ में एक एक निषेचित अंडा और नर कोष्ठ में एक एक अनिषेचित अंडा छोड़ देता है। ठीक हो गया। श्रमिक ने क्या किया, प्रत्येक कोष्ठ और शाही कोष्ठ में निषेचित अंडा रख दिया। भाई शाही कोष्ठ मतलब निषेचित अंडा जो होंगे, मैंने आपसे कहा था उन्हीं निषेचित अंडों से या तो श्रमिक बनेगा या रानी मक्खी बनेगी। तो छत्ते के जो कोष्ठ हैं आपके, प्रत्येक कोष्ठ और शाही कोष्ठ जो हैं उनमें निषेचित अंडा रखा, और जो नर कोष्ठ है उसमें अनिषेचित अंडा रखा। क्योंकि नर कोष्ठ में अनिषेचित अंडा क्यों रखा गया है, क्योंकि अनिषेचित अंडे से ही नर ड्रोन बनता है। अब अंड रोपण के बाद, अंडे होने के बाद लगभग 3-4 दिनों के बाद ही इनसे लार्वा निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो अंडे अलग अलग कोष्ठों में रखे गए, अब इन कोष्ठों में 3-4 दिन के बाद प्रत्येक अंडे से आपके डिंबक या लार्वा निकलने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, निषेचित अंडों से, जैसा मैंने अभी कहा कि 3-4 दिन के बाद अंडों से लार्वा निकलने शुरू हो जाते हैं। इनका पालन पोषण, ये जो अंडों से लार्वा निकले हैं, इनका पालन पोषण कौन करेगा, श्रमिक मक्षिकाएं करेंगी, श्रमिक मधुमक्खियां करेंगी। और ये क्या करती हैं, आप इसको समझिए। देखिए, जो शाही कोष्ठ हैं, छत्ते के जो शाही कक्ष हैं, उनमें विकसित होने वाले डिंबकों को, लार्वा को शाही मधु खिलाया जाता है, रॉयल मधु खिलाया जाता है, उच्च कोटि का खाना खिलाया जाता है, जिससे वे अधिक विकसित, बड़ी और सुंदर रानियों में बदल जाते हैं। अब देखिए, यहीं पे अंतर है। जो निषेचित अंडा था उनमें से जो शाही कोष्ठों में डिंबक बने, निषेचित अंडे से जो शाही कोष्ठों में लार्वा बने, उनको क्या खिलाया गया, शाही मधु, रॉयल हनी खिलाया गया, जिससे वो लार्वा क्या बन गए, विकसित, सुंदर और बड़ी बड़ी रानियां बन गई, रानी मक्खी में बदल गए। जबकि जो अन्य हैं, चाहे वो आपके श्रमिक बनने वाले हों या जो ड्रोन बनने वाले नर वाले कक्ष हों, अन्य जितने भी लार्वा हैं उनको मधु और पराग खिलाया गया, सामान्य मधु, सामान्य शहद खिलाया गया। लेकिन शाही कोष्ठों में जो निषेचित अंडों से निकले लार्वा थे उनको शाही मधु खिलाया गया। अगर ये शाही मधु श्रमिकों को, अन्य जो श्रमिक है, जो अन्य निषेचित फीमेल अंडे हैं, उनको खिलाया जाए तो वो श्रमिक भी रानी मक्खी में बदल सकते हैं। लेकिन व्यवस्था क्या है कि शाही कोष्ठों में जो अंडे होंगे उनसे जो लार्वा बनेगा, उसी लार्वा को शाही मधु खिलाया जाएगा, जिस कारण से वो अधिक विकसित होती है और सुंदर रानियों में परिवर्तित हो जाती है।
लेकिन अन्य कोष्ठकों में जो हो, चाहे वो नर कोष्ठ हो या जो अन्य सामान्य कोष्ठ हैं, उनमें जो लार्वा बनेंगे उन्हें केवल शहद खिलाया जाता है और पराग खिलाया जाता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से अंडे से आपके लार्वा बनने शुरू हो गए। देखिए अगली स्टेज आती है प्यूपा, लार्वा के बाद। अब देखिए लार्वा बनने के लगभग 9 दिनों के बाद जो छत्ते के कक्ष हैं, कोष्ठ हैं, उनको श्रमिक मक्खी क्या कर देती है, उनके मुंह को जो है मोम से ढक देती है। हर कक्ष में, हर कोष्ठ में लार्वा है, उन कक्षों को श्रमिक मक्खियों ने क्या किया, मोम से जो है क्या कर दिया, ढक दिया। अब इन कक्षों के अंदर जो लार्वा हैं वो अपने चारों ओर रेशम के धागे के समान संरचना से कोकून बनाते हैं, अपने चारों ओर रेशमी धागे को लपेटते हैं और कोकून का निर्माण कर लेते हैं। और इस कोकून के भीतर लार्वा में कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है और प्यूपा का निर्माण होता है। तो ये जो लार्वा है इसने अपने चारों ओर क्या बनाया, धागे के समान संरचना बनाई और कोकून में बदल गया। और इस कोकून के भीतर इस लार्वा में क्या हुआ, कायांतरण हुआ, जिसके कारण से प्यूपा का निर्माण हो गया। अब आप देखिए ये प्यूपा का निर्माण हो गया। शीघ्र ही कायांतरण के द्वारा प्यूपा भी युवा मक्खी में बदल जाता है। अब प्यूपा में कायांतरण हुआ जिसकी वजह से वो एक एडल्ट मधुमक्खी में क्या हुआ, बदल गया। और जैसे ही एडल्ट मधुमक्खी में बदलता है तो वो एडल्ट मक्खी मैंडिबल्स के द्वारा कोकून को काट देती है और जो छत्ते के जो कोष्ठ में मोम लगा है उस टोपी को भी काट देती है और बाहर निकल आती है। अंडों के इस विकास में जो समय लगता है थोड़ा सा हम उसको भी ध्यान दें। देखिए अगर श्रमिक मक्खी निकलनी है अंडे से तो 18 दिन का समय लगता है, अगर नर ड्रोन निकलना है तो 21 दिन का समय लगता है, और यदि रानी मक्खी बननी है तो उसके निर्माण में 13 दिन का समय लगता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लार्वा से कोकून बना, कोकून के अंदर लार्वा ने कायांतरण किया और प्यूपा बनाया, प्यूपा ने फिर कायांतरण किया और एक विकसित मधुमक्खी में परिवर्तित हुआ। अब देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज और आपको ध्यान देनी है। देखिए कोष्ठों में मैंने आपसे कहा कि जो कोष्ठ शाही कोष्ठ थे उन कोष्ठों में जो लार्वा था उन्होंने क्या बनाया, रानी मक्खी बनाई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कई रानी मक्खियां बन जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। रानी जो आपके शाही कोष्ठ हैं उनमें रानियों में विकसित होने वाले अंडों में से जो भी अंडा पहले रानी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी अंडा पहले विकसित मक्खी बना लेगा, वो अन्य रानी मक्खियों को डंक मार के मार देता है और एक छत्ते में केवल एक ही रानी जिंदा रहती है। कहने का मतलब शाही कोष्ठों में जो अंडे थे वो अंडे विकसित होंगे और विकसित होकर प्रत्येक शाही कोष्ठ के अंडे को भाई शाही हनी खिलाया जाएगा। तो हर अंडे से क्या निकलेगी, आपका लार्वा जो निकलेगा, जब उसको आप शाही हनी खिलाएंगे, शाही शहद खिलाएंगे, तो हर लार्वा क्या बनाएगा, रानी मक्खी। तो जो रानी मक्खी पहले डेवलप हो जाएगी वो अन्य रानी मक्खियों को डंक मार के क्या कर देती है, मार देती है। और इस प्रकार से एक छत्ते में केवल एक ही रानी जिंदा रहती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि एक छत्ते में एक पुरानी रानी मक्खी और एक नई रानी मक्खी साथ साथ रह सकती हैं। लेकिन सामान्यता क्या होता है, एक छत्ते में एक रानी मक्खी होगी, लगभग 200 नर ड्रोन होंगे और हजारों श्रमिक पाए जाते हैं। छत्ते में बनी हुई नई रानी और उसके अन्य साथी परिवर्तित हो जाते हैं। ये रानी, नर और श्रमिक पुराने शहद पर निर्वाह कर सर्दियां बिताते हैं। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो अंडे दिए और उन अंडों से रानी मक्खी बनी, कुछ अंडों से श्रमिक बन गए होंगे, कुछ अंडों से आपके नर बन गए। ये सब के सब जो शहद में, जो छत्ते में शहद है, उस शहद से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अपनी सर्दियां बिताते हैं। गर्मियां जैसी शुरू होती हैं, पुनः मैथुनी उड़ान होगी और जो ये नई रानी मक्खी बनी है अपने ड्रोन साथियों के साथ मैथुन क्रिया में प्रतिभाग करेंगी। साथ ही साथ जो पुरानी रानी मक्खी है वो अपने नर ड्रोन और श्रमिकों के साथ उस छत्ते को छोड़कर कहीं नया छत्ता बना लेती है। तो इस प्रकार से मधुमक्खी में जीवन चक्र कैसे चलता है मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। कंप्लीट लाइफ साइकिल मैंने दिखाया है। ये वयस्क मक्खी, इससे अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वे से प्यूपा, प्यूपे से फिर आपका मेटामॉर्फोसिस के बाद विकसित हुआ प्यूपा, और प्यूपा में फिर से कायांतरण के फलस्वरूप बनने वाला वयस्क मधुमक्खी। तो ये जीवन चक्र है। इसका डायग्राम आपको अपने
ध्यान में रखना है एग्जाम्स की दृष्टि से। मैंने आपको मधुमक्खी के सभी प्रकार के जंतु, उनके लक्षण, जीवन चक्र के बारे में विस्तार से बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।